नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज चर्चा एक ऐसे मामले की है जो अगर सही साबित होता है तो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना और नल जल योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। और यह दस्तावेज जो आप देख रहे हैं, जो मेरे हाथों में है, वो बहुत बड़े दावे को सच करते दिखाई दे सकता है इस हिस्सों में। अब वो दावा कोई आम आदमी नहीं किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कभी बिहार में टेंडर घोटाले की आशंका जताई थी, और ये जो दस्तावेज है उसी आशंका को सही साबित करते दिख सकता है इस शो में। इसलिए एकदम ध्यान से, और एक मिनट आपके लिए काफी कीमती होगा, क्योंकि कहीं आपके घर के बगल में या फिर आपके घर में लगा नल जो है वो कहीं घोटाले का शिकार तो नहीं हो गया। इसलिए इस शो को पूरा देखिएगा। और अब एक ऐसा मामले सामने आया है जिस पे आज मैं बात करूंगा, जिसने कई नए सवाल इस बिहार के गवर्नमेंट के सामने खड़े कर दिए। आरोप है कि मधेपुरा में 84 करोड़ रुपए की निविदा नियमों को दरकिनार कर आवंटित की गई है। और यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये दस्तावेज लगा रहे हैं, जो स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। मैं कहूंगा अपनी टीम को कि स्क्रीन पर इन सारे दस्तावेज को लगाएं। आखिर मामला क्या है, एक एक बिंदु मैं समझाऊंगा आज आपको इसी शो में। पहला सवाल, लेकिन सवाल बहुत जरूरी है, और पहला सवाल ही यही है कि 84 करोड़ का टेंडर किसे मिला। ये जो आरोप लगा है 84 करोड़ का, भैया इस टेंडर का हकदार कौन है? जानकारी के अनुसार और इस दस्तावेज के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत मधेपुरा कार्य प्रमंडल में लगभग 84 करोड़ रुपए का कार्य एक निजी कंपनी को आवंटित किया गया है। यह वही विभाग है जिसके ऊपर राज्य की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना को लागू करने की जिम्मेदारी है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब इस निविदा प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या बिना अनुभव प्रमाण पत्र के टेंडर दिया गया है? क्योंकि मामला यहीं से शुरू होता है दोस्तों। सामाजिक कार्यकर्ता और जनहित याचिका दायर करने वाले सतीश शर्मा का आरोप है कि संबंधित कंपनी को एसबीडी क्लाउज 4.5 की शर्तों को पूरा किए बिना कार्य आवंटित कर दिया गया है। और मैं बता दूं कि यह एसबीडी का जो फुल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। ये जो क्लाउज 4.5 है, इसके अंतर्गत जो शर्त होते हैं उसके उन शर्तों के खिलाफ या फिर उन शर्तों को बिना माने हुए ही कार्य को आवंटित कर दिया गया इस कंपनी को। उनका दावा है, सतीश शर्मा का दावा है कि कंपनी के पास समरूप कार्य का जो है वैध अनुभव नहीं था। अगर यह आरोप सही है तो यह निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। और तीसरा सवाल जो है कि कंपनी का गठन कब हुआ और कंपनी का नाम क्या है भाई? शिकायत में कहा गया है कि संबंधित कंपनी जो है हिलटॉप रेफ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली की कंपनी है, वहीं से रजिस्टर्ड हुई है। वर्ष 2021 में यह रजिस्टर हुआ था। अब यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र के जो दावे हैं वो चौंका देने वाले हैं। अनुभव प्रमाण पत्र के दावे वर्ष 2021 से पहले के कार्यों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अब वो सारा डॉक्यूमेंट्स मैं स्क्रीन पे भी चला रहा हूं। चौथा सवाल जो है कि 2021 में बनी कंपनी को 2012 से 2020 का अनुभव कैसे मिला? यानी कि बच्चा जन्मा नहीं और उसका उम्र चालू हो गया, वो काम करना स्टार्ट कर दिया। आप खुद सोचिए कि 2021 में कंपनी रजिस्टर होती है और 2012 से 20 का उसके पास अनुभव हो जाता है। यह कितना बड़ा धांधली कागजों पर चला है। बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है और अब तो सम्राट की सरकार है, लेकिन उसी सम्राट की सरकार में बिना रजिस्टर हुई कंपनी को लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है।
वो तब एक्सपीरियंस मिल जाता है 9 साल का जब तक उस कंपनी का कोई नाम भी नहीं सुना होगा या फिर सोचा भी नहीं होगा। जो कंपनी 2021 में रजिस्टर करवाया है जिसने, उसने कभी 2012 में ये नहीं सोचा होगा कि हिल टॉप रेफ इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में अपनी कंपनी का नाम रखूंगा। लेकिन 2012 से 2020 का उसको अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाता है और कंपनी रजिस्टर होती है 2021 में। यही सबसे बड़ा प्रश्न है और यही सबसे बड़ा सवाल है सिस्टम पे। यदि कंपनी का अस्तित्व ही 2021 से शुरू हुआ तो फिर वर्ष 2012 से 2020 के बीच किए गए कार्यों का अनुभव किस आधार पर प्रस्तुत किया गया है डॉक्यूमेंट्स में? जवाब दे सरकार। क्या यह अनुभव कंपनी का था या किसी अन्य संस्था का अनुभव था या फिर कंपनी का फाउंडर का था? क्या नियम इसकी अनुमति देती है कि आप अवैध दस्तावेज को सम्मिलित कर आप कोई भी सरकारी टेंडर ले लें? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन यही बिंदु पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। और पांचवा जो सवाल है, जो कड़ा है, क्या अनुभव प्रमाण पत्र समरूप कार्य का था? जिस कार्य के लिए टेंडर दिया गया, क्या ये जो अनुभव भी दिया गया है डॉक्यूमेंट्स में, वो समरूप कार्य का था? लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के एसबीडी क्लॉज 4.5 के अनुसार निविदा में भाग लेने वाली संस्था के पास कम से कम 50% समरूप कार्य का अनुभव होना मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में जो लिखा हुआ है वो बिल्डिंग विद्युत कार्यों से संबंधित था। मतलब कि ये जो कंपनी थी वो बिल्डिंग बनाती थी और वायरिंग का काम करती थी उसी बिल्डिंग में, जबकि संबंधित निविदा पेयजल एवं पाइपलाइन आधारित कार्यों से जुड़ी थी। भाई नल जल का काम है, अब विद्युत और बिल्डिंग बनाने वाला कंपनी को कार्य दे दीजिएगा तो कार्य कैसे होगा? यदि ऐसा है तो सवाल उठता है कि क्या बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल कार्य को पेयजल योजना के समरूप कार्य के रूप में माना जा सकता है? और यदि नहीं तो फिर तकनीकी मूल्यांकन समिति ने इसे स्वीकार क्यों किया? सम्राट चौधरी, आपको पूछना चाहिए कि अगर यह नियम के विरुद्ध है तो तकनीकी मूल्यांकन समिति ने इसे स्वीकार क्यों किया और किसके कलम से यह स्वीकृत हुआ? छठा सवाल दोस्तों, शिकायत के बाद जांच किससे कराई गई है, यह पता भी है आपको? सतीश शर्मा की शिकायत का असर तो हुआ, लेकिन जांच किससे कराई गई है पता है? वो एक कहावत आपको याद आई होगी कि दूध का रखवाली अगर बिल्ली को दे दे तो सुरक्षित तो रहेगा ही दूध। मामला तब और गंभीर हो गया जब इस विषय को बिहार विधान परिषद में उठाया गया दोस्तों। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सदन में प्रश्न उठाने के बाद विभाग ने जांच का आदेश तो दिया, नो डाउट जांच का आदेश दिया गया, लेकिन जांच उन्हीं अधिकारियों से कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जो तकनीकी मूल्यांकन समिति का हिस्सा थे। यानी जिन अधिकारियों के निर्णय पर सवाल उठाया गया विधानसभा में, जांच की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर छोड़ दी गई। यदि यह सही है तो निष्पक्ष जांच को लेकर स्वाभाविक रूप से सवाल उठेगा ही और उठना चाहिए। सातवां और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सकता है? क्या इस कलयुग में कोई व्यक्ति अपने आप को दोषी कह सकता है खुद से जांच करके? पूरा मामला का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है आखिरी, लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन आपने जांच किसको दे दिया? एक दोषी को कहते हैं कि तुम जांच कर लो और बता दो कि तुम दोषी हो या निर्दोष हो। एक बिल्ली को कह दीजिए कि दूध का रखवाली तुमको करना है। एक भ्रष्टाचारी को कहिए कि भ्रष्टाचार का जांच करो तो वो क्या करेगा? सवाल आज पूरे सिस्टम पे है, सवाल आज सरकार से है, सवाल आज सम्राट से है। और सवाल मैं आज पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि आपने जो किया है और ये जो दस्तावेज बोल रहा है, कहा जाता है कि बकतक्की तो झूठ हो सकती है लेकिन लिखतंग कभी झूठ नहीं होता।
ये दस्तावेज भी आपका है, इसमें लिखा हुआ जो मोहर है और साइन है वो भी आप ही के अधिकारी का है, विभाग आपका है, भ्रष्टाचार ही आपका है और जवाब भी आपको देना है। बिहार देख रहा है सम्राट जी। सवाल पूछना मेरा काम है और मैं पूछूंगा, और मैं एक और सवाल पूछता हूं। रिशुश्री मामला तो याद है ना, रिशुश्री, उसमें कई अधिकारी और कई आईएएस लॉबी फंसते दिख रही है, तो क्या इस मामले में भी कई आईएएस लपेटे में चले जाएंगे? देखिए सम्राट जी, नाम बनाने में वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन अगर आपकी सरकार निर्दोष है, आपका दृष्टिकोण सच में बिहार को उन्नति की ओर ले जाना है, तो आप इस पर निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा करवाइए, तब मानेंगे कि आप सच में सम्राट हैं। लोकतंत्र का सिद्धांत है कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन अगर जांच उसी व्यक्ति या समिति से कराई जाए जिसके निर्णयों पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या जनता उस जांच पर भरोसा कर सकती है या कर पाएगी, या उस सरकार को निष्पक्ष मान पाएगी? क्या इससे जांच की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। फिलहाल यह मामला शिकायतों और दस्तावेजों और आरोपों के आधार पर चर्चा में है दोस्तों। यदि आरोप सही है तो केवल एक टेंडर का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए की सार्वजनिक योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल है। और यदि आरोप गलत है तो विभाग के पास भी यह अवसर है कि वो सभी तथ्यों को सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करे। खबर फर्स्ट इस पूरे मामले की पड़ताल जारी रखेगा। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पीआईएल करता है सतीश शर्मा जी, उनसे भी हम जुड़ने की, और मैं जल्द से जल्द मैं वादा करता हूं कि मैं उनको मैं खबर फर्स्ट पर लेकर आऊंगा और सारे मामले की बात करेंगे आपके सामने। लेकिन सवाल है, क्या 84 करोड़ की निविदा में नियमों की अनदेखी हुई है? क्या अनुभव के बिना ठेका दिया गया है कंपनी को? क्या जांच निष्पक्ष होगी या नहीं? यह बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर कौन है इस पूरे मामले का जिम्मेदार और मास्टरमाइंड? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की हमारी कोशिश जारी है दोस्तों। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ। जय हिंद।